थोड़ा ज़्यादा हूँ मैं। प्यारी सी गुड़िया, एक नन्ही सी जान, खुशियों की किलकारी और सुकून और आराम, इन सब से थोड़ा ज़्यादा हूँ मैं। बोर्ड्स की टॉपर, कॉलेज की शान, घर की रौनक, कॉलोनी का सबसे हॉट माल, इन सब से थोड़ा ज़्यादा हूँ मैं। नई वाली बहू, प्यारी सी बीवी, एक जीवन संगिनी और तुम्हारे नाम के साथ जोड़ने वाली अपना नाम, इन सब से थोड़ा ज़्यादा हूँ मैं। बेस्ट एम्प्लॉय, एक इंस्पिरेशन, सबको जोड़ने वाली कड़ी, या तुम पे अपनी ज़िंदगी लुटा देने वाली एक सुपर मॉम, इन सब से थोड़ा ज़्यादा हूँ मैं। तुम्हें डांटने वाली दोस्त या एक कॉफ़ी पार्टनर, तुम्हारे दिल की धड़कन या तुम्हारी रात की तन्हाई से बचने का एक सामान, इन सब से थोड़ा ज़्यादा हूँ मैं। ज़िद्दी हूँ, कमज़ोर हूँ, तबाही हूँ, वक्त वक्त पे मजबूर हूँ, रोशनी की तेज हूँ तो दर्द का अंधेर भी हूँ। आज़ाद हूँ, अंदाज हूँ, एक आवाज़ हूँ, ललकार हूँ, शोर हूँ, पर एक मीठा सा साज हूँ। पर जो भी हूँ, इन सब से थोड़ा ज़्यादा हूँ मैं। जोहार, नमस्कार। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन महिलाओं की उपलब्धियों के लिए समर्पित है। और जिस तरह से आपने टीज़र में जो कुछ देखा और जिस हिसाब से इस बार जो संयुक्त राष्ट्र है उसने इंटरनेशनल वुमेंस डे का जो थीम डिस्क्राइब किया है, जेंडर इक्वलिटी, तो इसको लेकर आज हम आपको झारखंड की उन वैसी महिलाओं से मिलवाने वाले हैं जो कि इसका एक परफेक्ट उदाहरण है और समाज में अपना योगदान जो जिस प्रकार से दे रही हैं वो भी काबिल तारीफ़ है। आज इसी कड़ी में आज हम जिनको सबसे पहले आपसे मिलवाने वाले हैं उनका नाम है रश्मि साहा। वैसे तो ये फाउंडर है मुक्ति मिशन की, पैड वुमेन ऑफ झारखंड भी कहा जाता है, साथ में टेडेक्स स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, NLP प्रैक्टिशनर हैं और भी बहुत कुछ हैं। सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। नमस्कार मिथिलेश जी, नमस्कार, जोहार आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए और मेरी कहानी, मेरी बातों को अपने दर्शकों तक शेयर करने के लिए, क्योंकि पता नहीं किसकी कहानी, किसके लाइफ के कौन सा मोमेंट किसको कैसे इंस्पायर कर जाए या किसको किस सिचुएशन से बाहर निकाल दे, हमें पता नहीं होता है। तो इस लायक समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्पायर से ही इसकी शुरुआत करते हैं। लगभग 1 सालों से हम लोग आप उसके टच में, हमारी टीम टच में है और बहुत कुछ आपके बारे में हमने देखा है जो कि हमने दर्शकों को बताया। आप मुक्ति मिशन के फाउंडर हैं, टेड स्पीकर हैं, NLP प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन उसके बाद भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है आपके बारे में आप खुद ही दे पाए हमारे दर्शकों को। डेफिनेटली, बिल्कुल। मेरा नाम रश्मि साहा है। प्रोफेशन से, पेशे से लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। हेल्प करती हूँ लोगों को, बच्चों को, कॉर्पोरेट्स के, अडल्ट्स को, पर्सन टू पर्सन, वन ऑन वन सेशंस लेकर के हर एक इंडिविजुअल को हेल्प करती हूँ उनके ट्रांसफॉर्मेशन में, बिहेवियरल, प्रोफेशनल, पर्सनल, इमोशनल, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये मेरा पेशा है, ये मेरा काम है। खुशियाँ फैलाती हूँ, अगर सीधे साधे शब्दों में बोलूँ तो। मुक्ति मिशन एक NGO है जो मैंने 4 साल पहले 2017 में शुरू किया था। 2018 में एक्चुअली, 17 में उसकी शुरुआत की थी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, क्योंकि 2 बहुत ही सीरियस इश्यूज़ पे काम करती हूँ जिसके बारे में अब तो लोग बात करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन जब मैंने शुरुआत करी थी तभी एक टबू था। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, माहवारी और मानसिक स्वास्थ्य, इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं बातें करती हूँ, लोगों को अवेयर करती हूँ कि लोग उस झिझक से बाहर निकलें, उससे जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको जानें, समझें। क्यों? इसीलिए ताकि अगर कल को भगवान ना करे, अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में पड़ते हैं जहाँ पर आप डॉक्टर के पास जाना है या किसी से शेयर करना है, तो वो झिझक हट जाए, चाहे वो माहवारी की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो। और हमारे कंट्री में तो डेफिनेटली इन दोनों चीज़ों के बारे में बात ही नहीं होती है। अगर आप बोलेंगे कि आप मेंटली अनवेल फील कर रहे हैं तो लोग आपको पागल करार कह देंगे, या फिर बोलेंगे कि ड्रामा कर रहा है कोई इंसान, या फिर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबको खुशी चाहिए, हम सबको एक दोस्त चाहिए, हम सबको ये चाहिए कि लोग हमें समझें। तो बस इसी बारे में काम कर रही हूँ। और जैसा कि आपने कहा टेडेक्स के बारे में, तो काफ़ी खुशनसीब मानती हूँ खुद को कि बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मेरे काम को सराहा गया है, जहाँ तक मेरा काम, मेरा इंटेंशन, मेरे आइडियाज़
लोगों तक पहुँचे हैं। और आई थिंक जब आप बिना किसी यू नो रिटर्न्स के जब आप कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी में और स्ट्रगल्स के साथ करते हैं, तो रिकग्निशन जो होता है ये आपका सबसे बड़ा आई थिंक अचीवमेंट होता है कि लोग आपको रिकग्नाइज करें, लोग आपको अप्रिशिएट करें। तो टेडेक्स है। रिकग्निशन में एक बात याद पड़ी मुझे, आपको पैड वुमन ऑफ झारखंड के नाम से भी बोला जाता है, इसके इस सफ़र के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, क्योंकि महावारी पे काम करती हूँ और सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका एक बहुत अभिन्न अंग होता है, क्योंकि जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थ की बात करते हैं हमारे पास अभी इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं नहीं जो यूज़ करते हैं, ठीक है। सैनिटरी पैड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में लोगों को सिखाना, उसका यूसेज, उसका डिस्पोजल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो पैड से पैड वुमेन, और आई थिंक मैंने जब शुरुआत करी थी बस उसके आगे पीछे ही कभी पैड वुमेन पैड मैन मूवी भी रिलीज़ हुई थी, तो आई थिंक लोगों को ये आइडिया मिला होगा कि ठीक है कोई पैड मैन है और हमारे पास एक पैड वुमेन भी है जो इस बारे में काम कर रही है। तो बस लोगों का प्यार है, पैड वुमेन कहते हैं मुझे। कितने महिलाओं को अभी तक इसके बारे में अवेयर किए हैं, क्या कुछ कैंपेन? बिल्कुल, कैंपेन हमने 4 सालों में, तो अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात करें, ऑफलाइन हमने मतलब 50 से ज़्यादा ऑफलाइन सामने आमने सामने छोटे बड़े ग्रुप्स में लोगों को अवेयर किया है। ऑनलाइन पिछले पैंडमिक से ज़्यादा ये प्रचलन में आया क्योंकि लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो गया था, तो करीब 100-150 से ज़्यादा सेशन, मतलब वो तो जो मुझे याद है एकदम अच्छे से कोलैबोरेट करके हमने किया है। काफ़ी लोगों तक पहुँचे, जैसे कि आपके प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो एक एक सेशन से बहुत सारे लोगों तक पहुँचना हो जाता है। ऑफलाइन सेशंस में मैंने आई थिंक 10,000 से ज़्यादा लोगों को इन पर्सन उन तक रीच आउट किया है। मैम, जिस तरह आप चैलेंजेस की बात कर रहे थे, तो एक बहुत अच्छा पोएम भी आपका हम देखे थे यूट्यूब पे, अगर आप वो हमारे दर्शकों को बता पाएं, शायद वो चैलेंजेस के ऊपर ही था। आप शायद डर कविता की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको मैंने उन्हीं चैलेंजेस के बारे में लिखा है जहाँ लोग, औरतें बेसिकली लड़कियाँ झेलती तो हैं, एक्सपीरियंस तो करती हैं, पर हम बात नहीं करते उसके बारे में क्योंकि हमें कहा जाता है कि चुप रहो, इग्नोर करो, ये वो। सो मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगी वो कविता अपने दर्शकों के साथ। कविता का जो शीर्षक है वो है डर, और वो कविता कुछ ऐसे है कि मुझे डर लगता है, क्या करूं, मैं लड़की हूं, मुझे लड़की होने से डर लगता है, इस जहां में आने से, लड़ लड़कर अपना अस्तित्व बनाने से, हर कदम पे अपनी इज्जत बचाने से, और टूट गई, हार गई तो बस एक मुद्दा बन जाने से मुझे डर लगता है। हाँ, मुझे डर लगता है, मैं एक लड़की हूँ, मुझे डर लगता है। रात में कहीं बाहर जाने से, कभी दिन में उसी ज़माने से, कभी अकेले छिड़े जाने से, तो कभी भीड़ में कहीं भी छुए जाने से मुझे डर लगता है। हाँ, मुझे डर लगता है, मैं एक लड़की हूँ, मुझे डर लगता है। कभी गलती से ब्रा का स्ट्रैप ना दिख जाए, कहीं किसी सरफिरे आशिक को मुझसे एक तरफा इश्क ना हो जाए, कभी कैरेक्टरलेस कहे जाने से, कहीं अनचाही धमकी और तमाशे से मुझे डर लगता है। हाँ, मुझे डर लगता है, मैं लड़की हूँ, मुझे डर लगता है। मेरी खुश मिजाजी किसी के लिए मुसीबत ना बन जाए, मेरी काबिलियत मेरे रिश्तों के, मेरी इज्जत के आड़े ना आ जाए, किसी के साथ ज़्यादा मुस्कुराने से, अपने बूते पे तरक्की पाने से मुझे डर लगता है। मैं लड़की हूँ, मुझे डर लगता है। कभी खुल के झूमने से किसी का ईगो हर्ट ना हो जाए, अपनी मर्जियों से ये दुनिया रूठ ना जाए, कभी आवारा कहलाने से, अपने रिश्तों से जीने के लिए सज़ा पाने से मुझे डर लगता है। हाँ, मुझे डर लगता है, मैं लड़की हूँ, मुझे डर लगता है। कभी सब्ज़ी में नमक ज़्यादा ना और रोटी टेढ़ी ना हो जाए, सब कुछ सहते हुए भी कभी मुंह से आह ना निकल जाए। आजकल की लड़की है कि बार बार वाले ताने से, देवी कहकर जिंदा लाश बनाने वाले ज़माने से मुझे डर लगता है। हाँ, मुझे डर लगता है, मैं लड़की हूँ, मुझे डर लगता है। जब मैं हूँ तो किसी को मेरी कद्र नहीं, सबकी नज़रें घूरती हैं मुझको, किसी को मेरी फ़िक्र नहीं, इस चुपचाप तमाशा देखती, बस 2 बार हाय तौबा मचाती, फिर इसी का हिस्सा बन जाते समाज से मुझे डर लगता है। हाँ, मैं लड़की हूँ, मुझे डर लगता है। आधी रात को किसी को ऑनलाइन ना दिख जाऊँ, भद्दी मीम, रिवेंज पोर्नोग्राफी या घटिया कमेंट्स का शिकार ना हो जाऊँ,
इस पल पल जज करती, मिस जज करती, लड़कियों की गलतियां ढूंढती, अपनी ही ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने में मुझे डर लगता है। मैं क्या करूं, मैं लड़की हूं, मुझे डर लगता है। बहुत खूब मैम, ये तो सिर्फ एक पोयम नहीं है, कहें तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल और सच्ची मतलब ये समाज में होता है, ये घटित है। बिल्कुल। हाँ। और आई एम श्योर ये जहाँ भी मैंने जब भी पढ़ा है तो उसके बाद शांति ही रही है, क्योंकि एटलीस्ट औरतें, लड़कियां इस चीज़ से शायद कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगी, क्योंकि इनमें से जो भी चीज़ें मैंने मेंशन किया है कुछ ना कुछ आपने ज़रूर फेस किया होगा। तो ये मैसेज बस यही है कि जिन आदमियों को या जिन बाकी लोगों को, औरतों को नहीं पता है कैसा कुछ होता है, देखिए और कोशिश करते हैं कि हम लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, थर्ड जेंडर के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए इस दुनिया को थोड़ा सेफ बनाएं, ताकि हम लोग ज़्यादा खुशी से रह सकें, ज़्यादा सेफली रह सकें। यही रिक्वेस्ट है मेरा। मैम, जिस तरह से इस साल जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे को जेंडर इक्वलिटी पे सेट किया गया है, और इसको कहीं ना कहीं हम जो है आपको एक परफेक्ट उदाहरण में देखते हैं, जिस कारण से हम यहाँ पहुँचे भी हैं। जेंडर इक्वलिटी को कैसे देखते हैं आपके जीवन में, इसको लेकर कुछ अगर इंटरेस्टिंग है तो वो बताइए। डेफिनेटली मिथिलेश, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मैं एज अ पर्सन मैं जेंडर इक्वालिटी में शायद बिलीव नहीं करती, जेंडर इक्विटी में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है हर इंसान या जो भी जेंडर है, हर कोई हर काम नहीं कर सकता, हम वैसे बने ही नहीं हैं। हर इंसान की, हर जेंडर की एक अलग खूबी होती है, उसकी एक अलग क्षमता होती है। तो मैं मानती हूँ कि हम उस इंसान को उसकी क्षमता के हिसाब से जज करें। अगर एक आदमी, अगर एक कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर पा रहा है, उसको हम जज करते हैं कि नहीं ये तो वो काम नहीं कर रहा है, तो ये गलत है। और एक औरत नहीं कर पा रही, उसको ज़बरदस्ती फोर्स करने की नहीं, तुम्हें तो कंधे से कंधा मिलाना है, तो मुझे लगता है वो भी गलत है। अगर हम आपस में, या फिर एक थर्ड जेंडर है, अगर उनके कोई लिमिटेशंस है और हम उनसे जज करें तो आई हैव ऑलवेज बीन अ सपोर्टर एंड बिलीवर ऑफ जेंडर इक्विटी, कि लोग आपकी क्षमताओं को आपके हिसाब से समझें और एक्नॉलेज करें और रिस्पेक्ट करें। और जो इंटरेस्टिंग आपने बोला तो मुझे एक बात याद आती है कि बात याद क्या, शायद वो मैंने अभी तक बताया नहीं है। मैं बाय एजुकेशन आई एम ए सिविल इंजीनियर जी, और आज से 14 साल पहले पास आउट हुई थी। तो उस वक्त, इनफैक्ट आज भी ज़्यादातर बच्चे सिविल इंजीनियरिंग लेना नहीं चाहते हैं, लड़कियां तो शायद और भी नहीं लेना चाहती हैं। उस ज़माने में सिविल इंजीनियरिंग लिया जहाँ पे कहते थे कि लड़कियों को तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, या लड़कियाँ जाना भी नहीं चाहती थी, बिकॉज अगेन साइट वर्क होता है, हमेशा आपको ऑफिस के कंफर्ट में बैठ करके एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल नहीं मिल पाती है। इट इज़ चैलेंजिंग डेफिनेटली, एंड इट वाज अ मैन्स वर्ल्ड, इट स्टिल इज़ अ मैन्स वर्ल्ड। उस वक्त अलग चैलेंजेस झेलने पड़े, पर बहुत सीख भी मिली, क्योंकि शायद अगर आज मैं कोई काम अगर कर पा रही हूँ तो इसीलिए क्योंकि मैंने ना वो एस्पेक्ट भी देखा है कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जब आप कुछ अलग करने के लिए जा रहे हो। तो इक्वालिटी या इक्विटी जो बोलिए, उस पे मतलब उसको चैलेंज करती आ रही हूँ पिछले 15 सालों से, जब से सिविल इंजीनियरिंग लिया जी। तो मैम, ये सिविल इंजीनियर का जो सफ़र, इसके बाद फिर टेडेक्स में आना, लाइफ कोच बनना, अभी एनएलपी प्रैक्टिशनर, ये सब कैसे हो पाया? मिथिलेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कुछ लोग की लाइफ होती है वो खुद से डिज़ाइन करते हैं। मैंने भी कोशिश करी थी एक एवरेज इंडियन लड़की के तरह कि हाँ ये इस वक्त पे ये सारी चीज़ें होंगी, बट मुझे लगता है कि मैं अपने आप को डेस्टिनीज फेवरेट चाइल्ड भी मानती हूँ, कि किस्मत ने डिसाइड किया है मेरी ज़िंदगी। शुरुआत में मुझे लगता था कि क्यों, जब मैं प्लान कर रही हूँ तो ये उसके अलग क्यों हो रहा है, उसके विपरीत क्यों हो रहा है। बट आई थिंक पिछले कुछ सालों में एवरीथिंग हैज़ मेड सेंस टू मी। क्यों हुआ, क्यों ये बदलाव आया, ये चैलेंज क्यों देखा मैंने, ये सक्सेस क्यों देखा, इस डायरेक्शन में क्यों गई। तो सिविल इंजीनियरिंग कर रही थी, जॉब्स में थी, अलग अलग प्रोफाइल्स मैंने जॉब किया। एक प्रोफाइल ऐसा आया जहाँ पे मैं एक टेक्निकल कोच थी, जहाँ पे मुझे बिहेवियरल एस्पेक्ट पे एक सर्टेन सेट ऑफ स्टूडेंट्स के काम करना था। एंड वहाँ मुझे पता चला कि ये जो चीज़ है, लोगों को मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ, लोग मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। बस वहाँ से वो इंटरेस्ट आया उसमें, और शायद एक नेचुरल फ्लेयर भी था कि कुछ स्किल्स होते हैं, ठीक है, जो आपको सिखाया नहीं जा सकता, तो शायद वो थे, इसीलिए लोग कनेक्ट कर पा रहे थे। और बस वहीं से बस
वो रास्ता मैंने पकड़ लिया और आज का दिन है और वो तब का दिन था। आई थिंक देश विदेश भर में मैंने करीब 2 लाख से ज़्यादा लोगों को मतलब इंटरेक्ट किया है उनसे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, कॉर्पोरेट्स, एजुकेशनल सेक्टर्स, इन पर्सन, मुक्ति के थ्रू। तो ऐसा ही रहा है जर्नी। उसी बीच में आफ्टर मुक्ति टेडेक्स का एक प्लेटफॉर्म का एक अपॉर्चुनिटी आया। जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस है अभी इतने सालों में, लाखों लोगों से आप इंटरेक्ट हुई हैं अलग अलग प्रोफेशन में, चाहे वो लाइफ कोच हो, NLP प्रैक्टिशनर हो, तो युवाओं और महिलाओं को में जो आज का प्रोस्पेक्ट उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, मतलब एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो युवाओं का है, देश भर में अलग अलग कॉलेजेस में युवाओं से मिली हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने गैदर की हैं, काफ़ी सारा पर्सपेक्टिव गैदर किया है। एक तो ये कि उनमें स्किल्स हैं, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने स्किल्स को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, शायद अपने करियर को किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है, अपना जॉब पहले आपको परस्यू करना है कि पैशन परस्यू करना है, या फिर आपको अपना इंटरेस्ट परस्यू करना है, या फिर क्या करना है। शायद इतनी सारी चीज़ें मार्केट में आ गई है ना, जैसे हमारे टाइम पर था कि नहीं, जॉब तो करना ही करना है, मतलब आपको जॉब चाहिए, पैशन विल कम आउट ऑफ इट, पहले अपने आप को स्टेबल कर लो। तो ठीक है, मुझे नहीं पता वो सही था गलत था, लेकिन हाँ ईजी ज़रूर हो गया था हमारे लिए कि आपके पास जब फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आता है तो आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। लेकिन अभी के बच्चे वो चाहते ज़रूर हैं करना, उनको गाइडेंस भी मिल रहा है हर तरीके से, लेकिन फिर उनको पैसा चाहिए होता है, क्योंकि कुछ दिन के बाद आपको लगता है कि आई एम नॉट स्टेबल, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन उनमें आने लगता है, वो स्ट्रेस आने लगता है, दे आर कन्फ्यूज्ड कि करें तो क्या करें, ठीक है। और फिर वो अपने को कंपेयर करने लगते हैं बाकी लोगों से। सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है कि वो पिक भी नहीं कर पाते। लेकिन इन्हीं सब के बीच में जो बच्चे थोड़े से अवेयर हैं, थोड़ा सा उन्होंने बचपन से वर्क किया है, उनके फैमिली, उनके एजुकेशन ने उनके ऊपर वर्क किया है, दे आर डूइंग ब्रिलियंट, दे आर डूइंग अमेजिंग, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आजकल के यूथ को बस एक गाइडेंस की ज़रूरत है, जो एटलीस्ट मैं तो कोशिश कर रही हूँ, मैं जहाँ जा रही हूँ बच्चों को सही तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे वो प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो उनका। बहुत सारे बच्चे खुद से डरते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस उनका लैक मतलब पीछे है, और पेरेंट्स से कनेक्शन उनका बहुत अच्छा नहीं है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं झिझक उनमें ज़्यादा रहती है। तो ये एक है। महिलाओं को लेकर के जैसे मैंने बताया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन में मैं मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हूँ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के साथ साथ। तो मेंटल हेल्थ में भी मैंने ये देखा कि एक अच्छी चीज़ मुझे दिखती है कि आजकल की महिलाएं जागरूक हैं, उन्होंने सीखा है, सीख रही हैं वो कि अपने बारे में भी हमें सोचना ज़रूरी है। क्योंकि पहले होता था ऐसा, हमने भी वो शायद वो वक्त देखा है जब हमारी लाइफ, हमारी खुशी मायने रखे ना रखे, आसपास के लोगों की खुशी मायने रखती है। बट हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमें किसी में खुशियाँ बांटनी है, पॉजिटिविटी बांटना है, तो हमारे पास वो स्टॉक होना चाहिए, वरना हम कहाँ से लाएंगे। तो आजकल की औरतें ये चीज़ समझने लगी हैं, विच इज़ एन अमेजिंग न्यूज़। आजकल के मर्द, सो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी ये देख रहे हैं, मैं तो तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी उन मर्दों का जो आजकल की औरतों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बैलेंस बना के रखना हमें ही है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे थर्ड जेंडर हो, जेंडर कोई भी हो, वो बैलेंस बना के रखना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। तो पहले थोड़ा होता था कि जो आदमी मर्दों को, औरतों को सपोर्ट करता था तो उसको कमज़ोर कहते थे, या फिर बोलते थे अरे तुम तो जोरू का गुलाम हो, XYZ जो भी नाम है। आजकल ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो अच्छा है, हम एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। हम कुछ अंतिम 2-3 सवाल आपसे करना चाहेंगे। अब जैसे इस साल का जो थीम है जेंडर इक्वलिटी, और आपका जो प्रोफेशन है, इसमें भी आप जिस मुकाम पे हैं ये वाला फैक्टर आया होगा, क्योंकि इस जगह पे, इस पोजीशन पे बहुत कम महिलाएं आज के डेट में हैं। तो अब कैसा फील करती हैं यहाँ पे पहुँचने के बाद? अभी तो मैं कहीं पहुँची नहीं हूँ, पहली बात ये तो एक जर्नी है, अभी तो शुरुआत ही हुई है। और बट हाँ, झूठ नहीं कहूँगी, इट हैज़ बीन चैलेंजिंग। कितना भी हम बात कर लें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, औरतों को चैलेंज झेलना पड़ता है। जब वो अकेले सही डायरेक्शन में, सही मतलब सही गलत अगेन कुछ नहीं होता, पर वो अकेले कुछ करना चाहती है तो उसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं डे टू डे लाइफ में। और मेरी बात को जो भी औरतें सुनेंगी वो इस चीज़ को समझेंगे।
ये मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आइडिया यही है, मेन बात यही है कि चैलेंजेस तो आपके लाइफ में हर तरीके से आएंगे। आप या तो उनको लेकर के बैठ जाएं या उनको इग्नोर करके या सॉल्व करके आगे बढ़ जाएं। मैंने दूसरा चुना, चैलेंजेस हैं बट अगर आगे जाना है तो जाना है, आगे बढ़ते रहना है तो बढ़ते रहना है, तो यही है। अंतिम कुछ व्यक्तिगत सवाल ले लेते हैं। आगे की जर्नी के बारे में क्या सोचे हैं, क्या एम है? बिल्कुल, देखिए एक तो जो मुक्ति मिशन के थ्रू है, ठीक है, वो काम तो मुझे करते रहना है। अवेयरनेस, वो जिस भी तरीके से पैटर्न जो चलता आ रहा है वो चलता ही रहेगा, लेकिन हाँ, इसको और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए हो सकता है इसमें और लोगों को जोड़ूँ, ठीक है, जिनको मैं सही तरीके से इन्वॉल्व करूँ, जो रिस्पॉन्सिबली इस काम को, इस मैसेज को आगे पहुँचा सके। ये तो है कोशिश। और लाइफ कोचिंग के थ्रू भी मैं मेंटल हेल्थ पे और ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ, इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि जब हम ग्रुप में बातें करते हैं तभी आसान होता है, लेकिन इंडिविजुअली बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ झिझक है जो वो ओपन अप नहीं कर पाते हैं। तो सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स, शायद आने वाले वक्त में मैं उस पर ज़्यादा वर्क करूँ। आज के दिन सोसाइटी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो वही कहूँगी कि लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर फॉर हु वी आर। हम जो हैं, हम एक दूसरे को उसके लिए इज़्ज़त करें, रादर देन जजमेंट, जज ना करें, क्योंकि ना जजमेंट बहुत ज़्यादा देखा है मैंने, बहुत ज़्यादा जजमेंट देखा है। लोग अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव, जितना भी उनका नॉलेज है, वो सामने वाले को उसी छोटे से विंडो से देख करके अपनी कहानियाँ बना लेते हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर आप जज कर रहे हैं किसी को, तो एक बारी पहले उसकी तरफ जा कर के उसकी ज़िंदगी को देखने की कोशिश करें, एक दिन जीने की कोशिश करें, उसके बाद जज कीजिए अगर करना है तो। और वुमेंस डे है तो हमेशा कहती हूँ एटलीस्ट औरत को सपोर्ट करें, बहुत ज़रूरी है वो। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम इस खास इंटरव्यू के लिए। और आप तमाम दर्शक जो भी ये इंटरव्यू सेशन देखे होंगे, हम निश्चित ही ये विश्वास रखते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। हम ऐसे एपिसोड आगे भी आप तक लाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें झारखंड अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। नमस्ते।